अंतःझिल्ली तंत्र की कार्यप्रणाली, फंक्शन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें क्या है कि ये जो तंत्र है कि कार्यप्रणाली को समझने का कुछ प्रयास करेंगे कि प्रोटीन का संश्लेषण की प्रक्रिया के समय राइबोसोम अंतःपद्रवी जो जालिका से जुड़ जाता है तथा इसमें बनने वाले जो प्रोटीन हैं अंतःपद्रवी जालिका की गुहा में प्रवेश कर जाता है। यहाँ छोटी छोटी जो थैलियाँ हैं वो थैलियों में प्रोटीन जो है वो गाल्गी काय तक पहुँच जाते हैं और गाल्गी काय इनकी पैकेजिंग का काम करता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की थैलियों में भर जाता है। यहाँ से ये पदार्थ कामों के अन्य भागों में जैसे कोशिका झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है, वहाँ तक भेजे जाते हैं। पदार्थ कई कार्य यानी पदार्थ की कई कार्य झिल्ली की मरम्मत, झिल्ली के बनने इत्यादि के काम में आते हैं या बाहर जो स्रावित वो कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण से है कोशिकाओं में संपन्न होने वाले एक कार्य के लिए विभिन्न कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद हम देते हैं अंतः सहजीविता से बने अंग, पार्ट फॉर्म्ड बाय एंडोसिम्बायोसिस। ये क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने पाया कि कोशिका की यानी कोशिकाओं में कुछ ऐसे जीव प्रवेश कर गए जिनके कोशिका द्रव दोहरी झिल्ली से गिरे थे। ठीक, और उनमें आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित थे। समय के साथ साथ ये कोशिकाओं के कार्यों के अभिन्न हिस्से, जो कोशिका के कार्य हैं उसके अभिन्न हिस्से बन गए। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे कई कोशिकांग हैं। तो मेजबान यानी होस्ट कोशिकाओं जो कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही ऊर्जा और क्लोरोप्लास्ट जैसे जीवों के पोषण मिलने लगा। ठीक, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा, क्लोरोप्लास्ट जीवों को पोषण मिलने लगा। इन जीवों को मेजबान कोशिका से रहने के सुरक्षित स्थान प्राप्त हुआ। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अब क्या है ये जानना है तो माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग कोशिकाओं में विभिन्न आकृतियों में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जैसे गोल, क्षणनुमा, शाखित आदि। ये केंद्रक से करीब 6 से 10 गुना छोटे होते हैं। एक कोशिका में लगभग 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। यदि एक स्तनधारी के लीवर यकृत की एक कोशिका का उदाहरण लें और उसमें उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को मिला दें तो वह उस कोशिका का 15 से 20% भाग घेर लेता है। कोशिका की श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कोशिकाओं की जैविक जो क्रियाओं होते रहता है उसमें ऊर्जा का एक स्रोत है। ऊर्जा उसको कोशिकाओं को देने का कार्य करता है, वहीं से उसको ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। आनुवंशिक पदार्थों के होने से माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है और आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। ठीक, ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं लवक या प्लास्टिड। तो लवक या प्लास्टिड क्या है? यह कोशिकाओं का पादप कोशिका में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित रहता है। सामान्यतः जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। वर्णक की उपस्थिति के आधार पर लवक दो प्रकार के होते हैं। तो एक प्रकार है रंगहीन लवक और दूसरा है रंगीन लवक। तो रंगहीन लवक क्या है? इसमें वर्णक नहीं पाया जाता, यह स्टार्च के रूप में भोजन संचित करता है। इसे हम मक्के के बीज, आलू, मूली आदि में देख सकते हैं। इसी प्रकार रंगीन जो लवक है वो क्या है? इसमें वर्णक पाए जाते हैं। ये कई रंगों में होते हैं, जैसे बीज है, पुष्प है, फलों के रंग इनकी उपस्थिति से दिखाई देते हैं। हरे रंग के लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये डिस्कनुमा, अंडाकार, लेंस के आकार के, सीढ़ीनुमा, सितारेनुमा, कुंडलाकार, जाननुमा इत्यादि आकार के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्लास्टिड है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी ये कोशिका भी कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, परंतु इनमें कुछ कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रवी जालिका, गाल्गी काय आदि। इनसे संबंधित कार्य कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होते हैं। कुछ कार्य कोशिका झिल्ली के अंदरूनी सतह पर भी संपन्न होते हैं। इनमें छोटे आकार वाले राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम जो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल भी होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ अक्सर वृत्ताकार रचना के रूप में होता है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में राइबोसोम उपस्थित है और ये उसका आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, तो
क्या है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं कुछ अंतर भी है। कोशिका में कई जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है, जैसे श्वसन है, पोषण है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन है आदि। तो इन सारी प्रक्रियाओं को करने में कोशिका को सभी अंग है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हाँ, हमारे शरीर को चलाने में विभिन्न अंग तंत्र मिलकर काम करते हैं, इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका है वो जैसे ही अनेक प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। इसके बाद देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो बहुत समय तक लोगों को यह धारणा थी कि जीवों का निर्माण मिट्टी, हवा, पानी आदि से स्वतः जनन के रूप में होता है। कई सालों तक कई वैज्ञानिकों की शोध के फलस्वरूप यह बात का खंडन हुआ, मगर सवाल था कि वो कौन सी इकाई है जिससे जीव बनते हैं और उनकी शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष जो पूर्व है, आज से लगभग पहले जीवन की इस इकाई की खोज की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे थे। उनमें से कुछ वैज्ञानिक हैं जैसे मैथियास जैकब स्लेडेन और थियोडोर स्वान तथा रुडोल्फ विर्चार्ड। तो ये वैज्ञानिकों ने कुछ इसका खोज की। तो स्लेडेन और स्वान में से एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और एक जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों ने कोशिकाओं का गहन अध्ययन किया और पाया कि कोशिका ही वह इकाई है जिससे जीव का शरीर संगठित होता है। ठीक, तो इसी प्रकार रुडोल्फ विर्चार्ड जो थे वो लगभग 1855 के आसपास देखा कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिका बनाती है। स्लाइडेन, स्वान तथा विर्चार्ड के अवलोकन के आधार पर प्रतिपादित जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कोशिका सिद्धांत वो प्रतिपादित हुआ। तो जो इस प्रकार है, जैसे जो पहला जो सिद्धांत है, सभी सजीव कोशिकाओं कोशिका के समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थों से बनते हैं। इसी प्रकार दूसरा है कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तीसरा ये वो है कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से पैदा होती है। ध्यान देने की बात यह है कि कोशिका के नामकरण से लेकर कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन के बीच 200 वर्ष का अंतर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार इस अध्याय में हमने इसे देखा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अध्याय देखेंगे। आपके लिए नोट्स भेजा जाएगा, उस नोट्स को आप अपनी कॉपी में नोट्स करेंगे और उसका अध्ययन भी करेंगे। ठीक है।